सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम से लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्नों की जो है एक क्रमानुसार आपको वीडियो बनाई जा रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में आते रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी इनको याद करें और लिख लें ताकि बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष आने वाले इन प्रश्नों के उत्तरों से आप अवगत हों। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ विस्तार से जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। सबसे पहले संचार क्या है। देखिए, संचार शब्द की व्युत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक विस्तृत है। यानी सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित और मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। आजकल आप देखते होंगे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट सभी संचार के माध्यम हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, लघुत्तरात्मक में भी यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे मौखिक संचार, जो एक दूसरे से बोलकर हम क्रिया को अंजाम देते हैं, मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। इसमें हाथ की गति, आंखों और चेहरे के भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि क्रियाएं होती हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये पूछा गया है। अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहा जाता है? एक अंक में आप जवाब दे सकते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। यहाँ तक कि आप लिखें। अंतर्वैयक्तिक संचार, यह प्रश्न भी लघुत्तरात्मक में अलग से पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब मनुष्य अपने आप से वार्तालाप किया करता है, यानी दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है, अपने आप से बोलता रहता है, मन ही मन विचारता है, तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार क्रिया कहलाती है। ये आप लिखेंगे। लघुत्तरात्मक में भी आपको याद रखना है, अलग से ये पूछा जा सकता है। समूह संचार, इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। कक्षा समूह इसका अच्छा उदाहरण है। समूह संचार किसे कहते हैं, यह प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है, लघुत्तरात्मक में लिख सकते हैं। जन संचार किसे कहते हैं, अलग से छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो जन संचार कहते हैं। जन यानी लोग, संचार वार्तालाप, मास कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। यानी जैसे इंटरनेट के जरिए या टेलीविज़न के जरिए हम विशाल समूह तक जब अपनी बातें पहुंचाते हैं, अपने विचारधारा को पहुंचाते हैं, वह जनसंचार का भाग हो जाता है, कहलाता है। तो ये अलग से भी एक एक अंक के लिए पूछे जा सकते हैं, इनको आपने याद करना है। जनसंचार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। देखिए, जनसंचार की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं आप लिख सकते हैं, लघुत्तरात्मक में पूछा जा सकता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित और प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है, यानी सभी इसको जानते हैं, सभी तक ये सूचनाएं दी जाती हैं। इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। ये आगे द्वारपाल किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपने समझना है। जनसंचार के कार्य बताइए।
देखिए वहाँ विशेषताएं थी, यहाँ कार्य हैं। लघुत्तरात्मक 1 अंक में कई बार पूछा गया है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श का मंच मुख्यतः जनसंचार के कार्य हैं। ये आप लिखेंगे। पत्रकारिता किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 3 पहलू हैं, समाचार संकलन, संपादन व प्रकाशन। ये आपने ध्यान रखना है। रेडियो के विषय में बताइए। सबसे पहले रेडियो के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। रेडियो का आविष्कार जो है 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। ये प्रश्न लघुत्तरात्मक 1 अंक में पूछा जा सकता है, 11वीं कक्षा। उसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में रेडियो स्टेशनों की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की अगर बात आती है तो याद रखें 1936 में ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम रखा गया था और 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रेडियो के विषय में आप ये लिख सकते हैं कि यह एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति होती है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। आकाशवाणी, FM चैनल, BBC, मॉस्को रेडियो आदि इसके केंद्र हैं। अगला, टेलीविज़न से संबंधित टेलीविज़न का वर्णन करें। टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का मेल होता है। इसके कारण इसकी विश्वसनीयता जो है कई गुना बढ़ गई है। भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। वैसे जानकारी के लिए आप ध्यान रखें, जॉन लूगी बेयर्ड द्वारा 1926 में, जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रहे हैं, ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था 1926 में, जॉन लूगी बेयर्ड्स ने। भारत में 1959 में इसकी शुरुआत हुई। 1991 में खाड़ी युद्ध में दुनिया भर में युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद सीधे प्रसारण का महत्व बढ़ गया। आज लगभग 400 से अधिक चैनल भारत में प्रसारित होते हैं। आप लिखेंगे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, टेलीविज़न यानी का नामकरण जो है टेलीविज़न सेवा को दूरदर्शन कब कहा जाने लगा? तो याद रखेंगे 1976 से इसको दूरदर्शन कहा जाने लगा था। आगे चलते हैं। इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम क्यों कहा जाता है? इंटरनेट सभी भली भांति से परिचित हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसकी पहुँच व रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। सारे माध्यमों का समागम है। एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप बहस कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। विषय को ग्राम में बदल दिया गया है। इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, जैसे अश्लीलता का बढ़ना, अनैतिकता का बढ़ना, असामाजिकता भी इससे होती है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रहता है और कुछ न कुछ इसमें ढूंढता है जिससे वह दूसरों से अलग हो जाता है। तो ये बातें भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंटरनेट आगे है, जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि बताइए। जो आपने ऊपर पढ़े उसी से संबंधित है। जनसंचार हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी इसमें मिलती है। मानव जीवन सरल और समर्थ सक्रिय हुआ है। सूचनाओं व जानकारियों का आदान प्रदान होने के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ी है। ये आप इसके लाभ लिख सकते हैं।
इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है, इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, समाज में अश्लीलता असामाजिकता बढ़ रही है, गलत मुद्दों को ज़बरदस्त प्रचार किया जा रहा। तो ये आप इसकी हानियाँ भी लिख सकते हैं। अलग से हानियाँ पूछी जा सकती हैं, अलग से लाभ पूछे जा सकते हैं 1 अंक के लिए। संचार से आगे चलते हैं। समाचार क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वह समाचार कहलाता है। ये आप लिखेंगे, 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। बार बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आए हैं। समाचार के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? उन तत्वों को आपने बताना है। तो आप लिख सकते हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। यानी यही तत्व हैं जो समाचार को लेकर आते हैं, बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं बताइए। यह विशाल क्षेत्र तक पहुंच जाता है, इसमें दृश्य और श्रव्य माध्यम शामिल होते हैं। यह आप लिख सकते हैं, CBSE में पूछा गया है। संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाता है। तात्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखता है। ये संपादक के कार्य हैं, आप देख सकते हैं। संपादकीय का महत्व समझाइए। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है। आपने देखा होगा संपादकीय पृष्ठ होता है समाचार पत्र में। यह एक निश्चित जगह पर छपता है। यह समाचार पत्र की राय होती है। यह आप लिख सकते हैं, 1 अंक के लिए पूछा गया है HBSC और CBSE दोनों में। रेडियो माध्यम भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। रेडियो माध्यम की भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? फोर्थ स्टेट जैसे ऑफ कंट्री बोल सकते हैं। CBSE में 2016 में और HBSC में 19 में पूछा गया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष 3 स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है। इन 3 स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। ये आप याद रखेंगे। जानकारी के लिए आपको याद रखना होगा चौथा स्तंभ, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए 3 स्तंभों की। सबसे पहला स्तंभ लोकतांत्रिक देश में विधायिका होती है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती है। उसके बाद दूसरा कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है, दूसरा स्तंभ होता है। और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ जो हैं हमारे देश में सर्वोपरि हैं और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? याद रखें, पत्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार और पूर्णकालिक पत्रकार का जिक्र आगे करेंगे। सबसे पहले अंशकालिक पत्रकार किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते। ये 1 से अधिक अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं, अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। याद रखेंगे, ये निश्चित मानदेय यानी एक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं किसी समाचार संगठन के लिए। दूसरा पूर्णकालिक जो पत्रकार हमने बताया, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से कार्य करते हैं, यानी नौकरी के रूप में कार्य करते हैं, नियमित वेतन उनको मिलता है, उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। और स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं, उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आगे है पेज 3 पत्रकारिता क्या है? पीत पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। याद रखें, पीत यह प्राय
चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें सनसनीखेज खबरें होती हैं। अगला प्रश्न, जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट करें। पहले भी बताया जा चुका है, जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के विशाल वर्ग को संबोधित किया जाता है तो जनसंचार कहलाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? लघुत्तरात्मक में एक अंक में कई बार पूछा गया है। आजकल यह संस्था किसके अंतर्गत कार्य करती है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत है, यानी FM ने इसको हैंडल किया हुआ है। FM आप मोबाइल फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। फीचर के 2 लक्षण बताइए। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठक को मनोरंजक रूप में जानकारी देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फीचर किसे कहते हैं तो आप यहाँ तक ही लिखें। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेखन है जो पाठक को मनोरंजक के रूप में जानकारी देता है। और लक्षण की बात करें, इसकी भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। यहाँ तक आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। फीचर किसे कहते हैं ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, HBSC और CBSE दोनों में, एक अंक के लिए। पत्रकार किसे कहते हैं? जैसे अंशकालिक पत्रकार, उसका प्रकार था। पत्रकार भी पूछा जा सकता है। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने और सूचनाएं और समाचार एकत्रित करता है, पत्रकार कहलाता है। विद्यार्थी कंफ्यूज, परेशान ना हो, इसलिए पत्रकार की परिभाषा भी आपको याद रखनी होगी। डेडलाइन किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है। अखबार में समाचार रिपोर्ट को प्रस्तुत हेतु स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, इसी को डेडलाइन कहा जाता है। आगे है वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है? कई बार CBSE और HBSC में पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय बोर्ड में पूछा गया है। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। वॉचडॉग, जैसे वॉच मैंने देखना और डॉग मैंने कुत्ता होता है, तो ऐसे डॉग रखे जाते हैं जो अपराध की खोज के लिए उनको ले जाया जाता है, तो वैसे ही पत्रकारिता क्षेत्र में इसका नाम वॉचडॉग पत्रकारिता रखा गया। ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या अभिप्राय है? ब्रेकिंग न्यूज़ वह न्यूज़ है, वह समाचार है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। आगे समाचार संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? फीडबैक कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है। देखिए, जो संदेश दिया जाता है उसको प्राप्तकर्ता ग्रहण करता है और उस पर जो राय देता है वही फीडबैक कहलाता है। इससे संदेश के पहुंचने का पता चलता है। याद रखें, ऐसा लिखेंगे। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। यही आपसे पहले भी बताया गया है। समाचार किसी भी ताज़ा घटना, समाज, विचार और समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि और सकारात्मकता। इंटरनेट की लोकप्रियता के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। आसान है लेकिन याद रखना होगा। यह संप्रेषण का बेहतरीन साधन है। यह दृश्य, श्रव्य और भागीदारी का माध्यम है। किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि का क्या महत्व है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा लिखने के लिए, तो इसलिए हमने ये प्रश्न 1 अंक के लिए तैयार किए हैं। समाचार पत्रों में जन रुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार महत्ता पाती हैं। संपादन में वस्तुपरकता से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? वस्तुपरकता का आशय है समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वे घटित हुए हैं। इनमें दबाव के कारण बदलाव नहीं आना चाहिए। यही समाचार संपादन में वस्तुपरकता होती है। कई बार पूछा गया है। कार्टून कोना किसे कहते हैं? कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पर होता है। इसके माध्यम से किसी की गई स्टिक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। यह एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया, पत्रकार के 3 प्रकार के नाम लिखिए। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और स्वतंत्र पत्रकार। एंकर बाइट किसे कहते हैं? प्रश्न कई बार 1 अंक के लिए पूछा गया है।
एंकर बाइट किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है जिससे घटना की सूचना व उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबर प्रामाणिक हो सके। विशेष लेखन क्या है? कई बार एक अंक में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहेगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखा गया विशेष लेखन कहलाता है। जैसे खेल आदि पर या किसी समस्या आदि पर कोई विशेष लेख लिखा जाता है तो विशेष लेखन कहलाता है। जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम इंटरनेट है, आप जानते हैं। फीचर किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। ये ऊपर भी आपको बताया जा चुका है, लिख सकते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? ककार यानी क से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? इसमें 6 प्रकार हैं। जैसे 6 ककार कहेंगे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये होते हैं इनके ककार। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? कई बार हरियाणा बोर्ड में और केंद्रीय विद्यालय बोर्ड में पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम गोवा में 1556 में पहला छापाखाना खुला, यानी छपाई के लिए, प्रिंट के लिए कार्य शुरू हुआ। प्रारंभ में इसका प्रयोग मशीनरियों यानी धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म के प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया गया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है, यानी छपाई खाना कंप्यूटर की सहायता से सुचारू रूप से किया जाता है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों के नाम बताने हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर आदि आप नाम दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। जिस प्रकार नाटक में क्लाइमैक्स अंत में आता है, यानी जो चरम मुख्य बात है वो अंत में आती है नाटक में, यहाँ ठीक इसके विपरीत होता है। समाचार लेखन में क्लाइमैक्स पहले ही दिया जाता है, उसके बाद विवरण शैली में समाचार लिखा जाता है, यानी मुख्य बात को पहले रखकर उसके बाद विवरण दिया जाता है। लेकिन नाटक में क्लाइमैक्स, याद रखें, अंत में होता है। नाटक के महत्वपूर्ण तत्वों कौन कौन से हैं? नाटक के तत्व आप लिख सकते हैं। समय का बंधन, शब्द, नाटकीयता, संवाद, द्वंद्व, चरित्र, योजना, भाषाशील, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंगमंचीयता, ये आप लिख सकते हैं। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम प्रिंट या अर्थात मुद्रित माध्यम है, छपा हुआ माध्यम, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आते हैं। रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो आप लिखेंगे इसमें, रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसमें शब्द, ध्वनि, स्वर आदि प्रमुख होते हैं। इसमें ध्वनि के माध्यम से ही समाचार, कहानी और संपूर्ण वार्तालाप होती है। उल्टा पिरामिड शैली हम पढ़ चुके हैं। इसका विस्तार से अगर वर्णन पूछा जाए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, समझाइए, तो इसकी आपने परिभाषा देनी है। उसके बाद इसके भाग लिखने हैं। जैसे इंट्रो सबसे पहले होता है, इसमें संपूर्ण जानकारी निहित होती है। इसका मुख्य भाग होता है इंट्रो। आपसे पूछा जा सकता है इंट्रो किसे कहते हैं, 1 अंक के लिए। ऐसे ही दूसरा भाग है बॉडी। बॉडी किसे कहते हैं? घटते क्रम में सभी खबरों के तथ्य मौजूद होते हैं, अर्थात इंट्रो में दिए गए संपूर्ण जानकारी से कम जानकारी आती है बॉडी में। और अंत में समापन, इस बिंदु में संपूर्ण जानकारी नहीं होती, परंतु ऊपर दिए गए दोनों बिंदुओं में समाचार के सभी तथ्य मौजूद होते हैं, इसलिए इस बिंदु में सूचना को छोटा अथवा कम किया जाता है, यह समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 जो भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, उल्टा पिरामिड शैली को विस्तार से बताने के लिए आप लिखेंगे। इससे पहले आप उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है ऊपर आप पढ़ चुके हैं, वैसा ही आप लिखेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? कई बार पूछा गया है। समाचार पत्रों का इंटरनेट पर प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, याद रखें। इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 से माना जाता है। 1993 को प्रथम युग माना गया, जबकि 2003 को दूसरा और वर्तमान समय को तीसरा युग इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में माना गया।
जनसंचार के माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए? आप जानते हैं जनसंचार के माध्यमों की भाषा सरल, जनसामान्य और छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए, जिससे पाठक व श्रोता की रुचि बनी रहे, ऐसा आप लिखेंगे। भारत में पहला समाचार वाचक किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है। भारत में पहला समाचार वाचक देव ऋषि नारद को माना जाता है, नारद मुनि को माना जाता है। फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है? फोटो पत्रकारिता का अहम महत्व है, जो बात हजारों शब्दों में नहीं कह पाते वह एक फ़ोटो के माध्यम से कही जा सकती है। इसलिए फ़ोटो पत्रकारिता का अहम योगदान पत्रकारिता क्षेत्र में है, ऐसा आप लिखेंगे। और अंत में अंतिम प्रश्न आज की वीडियो के लिए, पत्रकार की बैसाखियाँ किन्हें कहा जाता है? बैसाखियाँ जैसे सहारा, एक प्रकार से सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, इन सभी मूल्यों को पत्रकार की बैसाखियाँ कहा जाता है। इसके बिना पत्रकारिता का मूल्य नहीं है, यानी मूल्य की हानि होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। आशा है आपको ये लघुत्रात्मक और कुछ महत्वपूर्ण विस्तृत प्रश्न अच्छे लगे होंगे। बोर्ड परीक्षा में बार बार ये पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को जो 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं के लिए आवश्यक हैं। सभी को शेयर करें ताकि सभी आगे आने वाली अगली जो अभिव्यक्ति और माध्यम की लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला होगी उससे अवगत हो सकें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।